गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप लोग के जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेकर के आए और जो आप लोगों ने लक्ष्य तय किया है आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त करें, यही विशेष है मेरी। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे डिकोड टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कल के पूछे गए प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में पीएम पनिकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। और मैंने पूछा था कि पीएम पनिकर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया था। तो पीएम पनिकर जो कि केरल में पुस्तकालय आंदोलन का इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट चलाया था केरल में, ठीक है। तो केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाते हैं पीएम पनिकर, जिसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल की राजधानी, ठीक है। तो पुस्तकालय आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने आज के प्रश्नों पे, जो कि है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? दिल्ली, अंडमान और निकोबार, पंजाब, राजस्थान। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जो संकल्प स्मारक जो है अंडमान और निकोबार जो कि केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पे स्थित है, उसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो आइए देखते हैं क्या है संकल्प स्मारक। तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार कमांड के जो कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिनका नाम है अजय सिंह, इन्होंने देखा जाए 29 दिसंबर 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप पर बनाए गए संकल्प स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, संकल्प स्मारक है जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप पर बनाया गया है ये। और किसके द्वारा किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल जो थे अजय सिंह के द्वारा 29 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, ठीक है, इसी दिन यहाँ पे किया गया था। इसका कारण हम जान लेते हैं क्यों है। तो ये जो 29 दिसंबर का डेट फ्रेंड जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कारण उसका ये है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो 29 दिसंबर 1943 को सुबह 11:30 बजे भारतीय भूमि पर लौटे थे, ठीक है। और जब भारतीय भूमि पे कहाँ ये आए थे? यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर आए थे और वहाँ पे इन्होंने तिरंगा फहराया था। तो आपको ये, अब आप अगर जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि हम 40s के टाइम में जो नेता सुभाष चंद्र बोस जी वो ब्रिटिशर्स की निगरानी में थे। और डेट है 16 जनवरी, ठीक है, 16 जन 1941 की बात है, जब नेता सुभाष चंद्र बोस जी कोलकाता से ब्रिटिशर्स की निगरानी से भाग निकले थे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 3 साल के बाद पुनः जो है भारतीय धरती पर आए। तो भारतीय धरती कहाँ पे फ्रेंड? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर का जो हवाई अड्डा है वहाँ पे ये वापस आए थे 3 साल के बाद। और फिर इन्होंने वहीं पे तिरंगा फहराया था। और इन्हीं के आगमन के बाद देखा जाए 78 साल के बाद संकल्प स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, संकल्प स्मारक किससे संबंधित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। किस चीज़ के लिए? उनकी जो पुनः 1943 में जब वो भारतीय धरती पर आए थे उस दिन को यादगार बनाने के लिए, उस दिन के लिए संकल्प स्मारक की स्थापना की गई जो राष्ट्र को समर्पित किया गया। कहाँ, कब किया गया? 29 जनवरी। तो 29 जनवरी का डेट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम अंडमान और निकोबार के बारे में बात करें तो देखिए ये है अंडमान निकोबार जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और कहाँ पे स्थित है? आपको पता होगा हिंद महासागर में जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वहाँ पे ये स्थित है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था, 1956 में हुआ था। इसकी राजधानी फ्रेंड कहाँ है? देखिए पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कई आपको द्वीप समूह दिख रहे होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हमें नॉर्दर्न अंडमान दिख रहा है और यहाँ पे हमें मिडिल अंडमान दिख रहा है, फिर जो आपका लोअर अंडमान है, लोअर अंडमान में जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद लिटिल अंडमान आ जाता है। लिटिल अंडमान के बाद देखेंगे यहाँ पे हमें 10 डिग्री चैनल देखने को मिल रहा है जो कि किसको जोड़ता है? लिटिल अंडमान को, ठीक है,
कार निकोबार से, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे ग्रेट निकोबार पे जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था जो कि डूब गया है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो यहीं पे स्थित है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये भी काफ़ी बटे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है लोअर अंडमान में स्थित है, ठीक है। और यहाँ के अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो उनका क्या नाम है, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जो है वो यहाँ के उपराज्यपाल हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो एक जो है वो लोकसभा की सीटें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया। डुअल मोड वाहन से मतलब डुअल मतलब होता है दो, यानी कि जो सड़कों पे भी चल सकती है और रेल की पटरियों पे भी रेलगाड़ी की तरह दौड़ सकती है। ऐसे वाहन को इंट्रोड्यूस किया है किसने, जापान ने किया, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं कि जापान के द्वारा किया गया। और आप इसको देख सकते हैं जिसका नाम क्या है इस कार का, रेल बस, ठीक है, रेल बस। इसका हम ध्यान रखते हैं क्योंकि रेल की तरह भी काम करती है और साथ ही साथ देखा जाए तो ये बस की तरह भी दौड़ सकती है सड़कों पे। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। तो जापान ने देखा जाए दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल जो है वो पेश किया है। और यह देखा जाए सड़क पे भी और साथ ही साथ रेल ट्रैक दोनों पर चलने वाला ये रेल बस जो है वो जापान के कहाँ के शहर में लॉन्च किया गया, कायो शहर में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये जो रेल बस है वो सड़कों पे भी चल सकती है बस की तरह और साथ ही साथ रेल ट्रैक पे भी चल सकती है रेलगाड़ी की तरह। देखने में देखा जाए जो नई डुअल मोड व्हीकल है वो किसकी तरह लग रही है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मिनी बस की तरह, जैसे छोटी बसें होती है ना वैसी ही बिल्कुल ये दिख रही है पर। और ये जब सड़कों पे पारंपरिक जो बस होते हैं उनके जो पारंपरिक रबड़ से बने टायरों की मदद से ये दौड़ती है। और अगर इसमें स्टील के व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, टायर लगे हुए हैं स्टील्स के भी, जो कि रेलवे ट्रैक मूड के इस्तेमाल के दौरान एक्टिव हो जाते हैं। इसकी अगर क्षमता देखा जाए कितने लोगों को एक बार में ये पैसेंजर्स को बैठा सकते हैं, तो 21 लोगों को एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसकी अगर हम देखें स्पीड कैसी है, तो अगर ये ट्रैक पे दौड़ती है, ठीक है, रेल ट्रैक पे, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। लेकिन जब ये सड़कों पे दौड़ती है एज अ बस तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दुनिया का पहला देश कौन है जिसने डुअल मोड वाहन पेश किया है, वो है जापान, ठीक है। आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कैसे रेल पटरी पे भी चल सकती है और सड़कों पे बस की तरह भी दौड़ सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टोल किट 2022 लॉन्च किया है। परिवार एवं कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी हो जाएगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टोल किट 2022, ठीक है। तो जो कूड़ा मुक्त शहर बनाना, यही रेटिंग जो है बनाया जाएगा किसके द्वारा, जो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ पे देखा जाए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आज़ादी @ कचरा मुक्त शहर की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूल किट्स 2022 लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा मतलब जो शहर जो होंगे जितना ज़्यादा वहाँ पे कचरे नहीं होंगे, साफ सुथरे शहर होंगे, उनको एक तरीके से रेटिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। कचरा मुक्त शहरों के लिए जो रेटिंग प्रोटोकॉल जो है वो क्या करेगा, अपशिष्ट प्रबंधन में गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। वर्ष 2021 की बात करें 1 अक्टूबर की, तो प्रधानमंत्री ने कचरा मुक्त शहर बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ किस मिशन की शुरुआत की थी फ्रेंड, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है। चरण 2 की शुरुआत किया गया था किस उद्देश्य से, शहरों को कचरा मुक्त बनाना, ठीक है। और इसी दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए जो आप देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन चरण 2 के तहत एक जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रत्येक जितने भी शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनको स्टार रेटिंग के अनुसार कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना, ठीक है। तो कम से कम उनके जो शहर हैं वो वहाँ के जो स्थानीय निकाय हैं वो किस तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन इस तरीके से कहें, वहाँ किसी भी तरह का जो कचरा ना हो, कम से कम उनको 3 स्टार रेटिंग तक प्रोवाइड किया जा सके। इसी दृष्टिकोण से शुरू किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत की गई थी, देखिए ये प्रश्न मैंने पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रही हूँ कि एक बार आपको रिवीजन भी हो जाएगा ताकि आप एक बार गूगल भी सर्च कर लें। तो इस मिशन के जो चरण 1 है उसकी शुरुआत कब की गई थी
और चरण 1 के दौरान जो लक्ष्य रखा गया था, किस वर्ष तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया था, और सरकार किस तरह से अपने लक्ष्य को कितने हद तक जो है वो प्राप्त कर पाई है। ठीक है, ये आप मुझे आंसर करिए। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया है? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, यानी कि चीन के द्वारा जो है कानून पारित किया गया। पहले से ही कानून था, उस कानून में संशोधन किया गया है और इसी के साथ साथ वहाँ की महिला के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर यह कानून पारित किया गया है चीन के द्वारा। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे और खासकर मी टू आंदोलन का जो दमन के जो बढ़ते मामले को देखते हुए चीन की जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की जो अस्थायी समिति है उसने क्या किया है कि महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर जो कानून था उसके संशोधन का मसौदे की घोषणा की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे घरेलू हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, यौन उत्पीड़न के केसेस और साथ ही साथ जो मी टू आंदोलन के दमन का जो केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वहाँ की जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की जो समिति है, स्थायी समिति, उसने एक मसौदा तैयार किया किससे संबंधित? महिलाओं के अधिकार और हितों के संरक्षण के कानून के संशोधन से संबंधित। ठीक है, इसमें देखिए ये जो कानून है जो कि 3 दशक पुराना कानून है, इसमें देखा जाए जो कार्यस्थल पे और जो घर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून जो है बनाया गया था जिसमें संशोधन किया जाएगा। अब इस प्रस्ताव के तहत देखिए क्या क्या बातें शामिल की गई हैं कि जो नियोक्ता होगा, जो नौकरी देगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर होगा, वो नौकरी के विज्ञापन में लिंग वरीयता बताता है अगर, तो उसको एक तरीके से उस पर प्रतिबंध है कि वो लिंग की वरीयता नहीं बताएगा। और साथ ही साथ देखा जाए कि जो महिला आवेदक होंगी उनसे उनकी वैवाहिक स्थिति को नहीं पूछा जाएगा कि वो मैरिटल स्टेटस पूछते हैं ना, कभी यहाँ पे भी लेडीज़ों के जब हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है, इस तरीके की चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, गर्भावस्था की स्थिति भी नहीं पूछी जा सकती, ऐसी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। वहाँ के जो नया मसौदा, जो नया कानून पारित किया गया है संशोधन के साथ, ये सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो महिलाओं के अधिकारों के और उनके हितों के संरक्षण के लिए चीन के द्वारा कानून पारित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साइके मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा, इसरो, जाक्सा या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। करेक्ट आंसर इज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा साइके मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2022 में। आप इस मिशन को देख सकते हैं। आइए, साइके फ्रेंड एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, उसी से संबंधित, उसी की खोज करने के लिए जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं। तो नासा जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, ये इसने साइके मिशन जो है कब लॉन्च करेगा? अगस्त 2022 में लॉन्च करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट यानी कि मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में साइके नामक एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह खोजने वाला ये पहला लॉन्च है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहला लॉन्च है जो कि एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह है जिसका नाम क्या है? साइके। उसकी खोज के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ये क्षुद्रग्रह कहाँ पे स्थित है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है साइके स्थित है और ये साथ ही साथ देखा जाए सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है। ठीक है, और देखें इसके बारे में, तो इस मिशन का नेतृत्व जो किया जाएगा एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। और इसको देखा जाए किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं इस मिशन का जो नेविगेशन और इसका संचालन जो किया जा रहा है किसके द्वारा, वो नासा की जेट प्रपोल्सन लेबोरेटरी के द्वारा किया जा रहा है, इसका नेविगेशन और इसका संचालन। और ये देखिए इसको लॉन्च किया जाएगा 22 अगस्त को। इस मिशन को 2022 माफ़ करिएगा अगस्त 2022 में कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। और ये देखा जाए साइके जो मिशन है वो कब पहुंचेगा इस साइके क्षुद्रग्रह पे, तो ये 2026 में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप इसकी तस्वीर दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए 2022 में लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि साइके मिशन नासा के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2022 में किया जाएगा। कब पहुंचेगा? 2026 में पहुंचने की संभावना है। ठीक है, ये चीज़ और ये भी चीज़, ये लाइन भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया द्वारा किसे 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? दीपिका पादुकोणे, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर या फिर अक्षय कुमार? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को नामित किया गया है। तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, और इन्होंने जो जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग में जो समर्थन दिया, जो कार्य किया, उस कार्य के लिए पेटा के द्वारा इनको वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है।
और इन्होंने देखा जाए एक कंपनी है जो फेदर के पीछे फूल कंपनी है, उसमें इन्होंने निवेश किया। और ये जो कंपनी है, जो आप मंदिरों में जो फूल चढ़ते हैं, फूल आप लोग चढ़ाते होंगे, ठीक है, तो जो फूल होते हैं मंदिरों में चढ़ाए हुए, उन फूलों के द्वारा जो है शाकाहारी चमड़ा बनाती है और इसी कंपनी में इन्होंने निवेश किया है। और साथ ही साथ इनका और अतिरिक्त इनके कार्य देखें तो आलिया भट्ट जो है इनकी शाकाहारी किड्स वेयर लाइन, इसका नाम है एडम ममा। एडम ममा ने देखा जाए तो जानवरों और प्रकृति के लिए बच्चों के प्यार को पोषित करने में मदद की है, जिसके लिए इनको 2021 का पेटा इंडिया फैशन अवार्ड भी इन्होंने जीता है, ठीक है, आलिया भट्ट ने, ठीक है। तो यही था, ध्यान रखिएगा, पर्सन ऑफ द ईयर पेटा के द्वारा किसको नामित किया गया है, बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य बन गया है। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, मिस्र, सऊदी अरब। करेक्ट आंसर इज, ठीक है, सी, यानी कि मिस्र जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है चौथा नया सदस्य बना है। इसके पहले 3 नए सदस्य बने थे, उनको भी देख लेंगे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई, जो कि चीन में है। तो न्यू डेवलपमेंट जो कि संघाई में स्थित है, इसका चौथा नया जो सदस्य बना है वो कौन बना है, मिस्र बना है, ठीक है। इसके पहले सितंबर में बात करें तो एनडीबी के 3 नए सदस्य बने थे, जिनका नाम है बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। तो ध्यान रखिएगा 4 नए सदस्य 2021 में बनाए गए एनडीबी में, जिसमें पहला जो है, जिसमें 3 जो थे वो सितंबर में बनाए गए थे, बांग्लादेश था, संयुक्त अरब अमीरात था और उरुग्वे था। और अभी दिसंबर में बनाया गया है मिस्र को चौथा सदस्य, ठीक है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं 5 देश हैं इसमें ब्रिक्स, यानी कि बी ब्राज़ील है, आर रशिया है, आई जो कि इंडिया है, सी चाइना है और एस जो कि साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और ये देखा जाए ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जो बुनियादी ढांचे हैं और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया था, ठीक है। और ये जो ब्रिक्स की बात करें तो ये देखा जाए दुनिया के जो 5 सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है ये ब्रिक्स, जो कि ये जो 5 जो सबसे बड़ी विकासशील देश हैं वो विश्व में, अगर इनकी आबादी देखा जाए, वैश्विक आबादी में ये 41% जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। वहीं देखा जाए अगर हम सकल घरेलू जो है उत्पाद देखें वैश्विक आधार पे तो 24% है इन 5 विकासशील देशों के। और वैश्विक व्यापार में जो इनकी हिस्सेदारी है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये 5 देश मिल करके, वो 16% है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रिक्स से संबंधित। अब हम देख लेते हैं, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक में ओवरऑल देखा जाए 9 सदस्य हो गए, जैसा कि आप ब्राज़ील देख रहे हैं, रूस, फ्रांस, चीन, इन्होंने तो मिल करके ब्रिक बनाया था। फिर बाद में 2010 में देखा जाए तो ब्रिक्स जो है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जुड़ा। और फिर उसके बाद अभी देखा जाए यहाँ पे सितंबर 2021 में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे जुड़ा, अब मिस्र जुड़ गया। तो ये आपको सदस्य देश भी नाम पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देगा कौन से इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको वो एलिमिनेट करना होगा जो नहीं होंगे। तो ये 9 के 9 देश आपको पता होने चाहिए। और वहीं हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो जिसकी स्थापना देखिए 15 जुलाई 2014 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ब्रिक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे है, संघाई में है, जो कि चीन में है। इस समय वर्तमान में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्राइजो, जो है वो यहाँ के, ठीक है, इस समय अध्यक्ष हैं। और इसके संस्थापक क्या है, ब्रिक्स है, ठीक है। ये था ब्रिक्स से संबंधित। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्थान, केरल, बिहार, हरियाणा। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। और यहाँ पे देख लेते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड, मनोहर लाल खट्टर हैं। और इनके द्वारा देखा जाए कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना के माध्यम से जो सरकार है वो जितनी भी वहाँ पे जो राज्य स्तर पे जो नियुक्तियाँ होती हैं उन नियुक्तों को क्या कर देगी, उन नियुक्तियों को जो है ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जो कि पहले किससे होती थी, आउटसोर्सिंग नीतियों के तहत किया जाता था, अब उनको पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा। तो इससे बिचौलिए जो होते थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इस नई प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए जो सभी नागरिक होंगे उनको EPF हो गया, ESI हो गया आदि जैसी सभी सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका भी लाभ वो उठा सकेंगे। और इसी दौरान जब इन्होंने योजनाओं का शुभारंभ किया तो इसी दौरान इन्होंने सुशासन पत्रिका और वर्ष 2022 के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है। IC बैंक के द्वारा, इंडसइंड बैंक के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा या फिर येस बैंक के द्वारा। करेक्ट आंसर इज
इंडसइंड बैंक के द्वारा देखा जाए ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो लॉन्च किया गया है, यानी कि जो आप डिपॉजिट करेंगे ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। तो एक तरीके से जो इंडसइंड बैंक की बात करें तो इन्होंने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट जो लॉन्च करने की घोषणा की है, और ये जो डिपॉजिट होगा उस डिपॉजिट से जो आय प्राप्त होगी उसका उपयोग सतत राष्ट्र के यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन करने वाले प्रोजेक्ट और फर्म को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इंडसइंड बैंक है उसने इंट्रोड्यूस किया है किस चीज़ को, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट को। और यहाँ पे जो लोग अपने पैसे को जो डिपॉजिट करेंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, कि वो इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की, ठीक है। और कैसे, जो उनका जो उन्होंने जो डिपॉजिट करेंगे वो जो डिपॉजिट जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए और जो हमारे आसपास और हमारे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो लोग इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और साथ ही साथ उनको एक अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा इस डिपॉजिट में, ठीक है। तो जो उनके द्वारा जो जमा होंगे उन जमाओं से जो प्राप्त राशि होगी बैंक उनको ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का समर्थन करने वाले संगठनों में लगाएंगे। ऐसे जो हैं जो कार्य कर रहे होंगे कंपनीज जो कि अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। और ये संगठन कौन कौन से होंगे, किस किस क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे, जैसे कि ऊर्जा दक्षता हो गया, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, हरित परिवहन हो गया, सतत भोजन यानी कि सस्टेनेबल फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कचरे का प्रबंधन। इन क्षेत्रों में जो संगठन कार्य कर रहे हैं इन्हीं क्षेत्रों में इस डिपॉजिट के पैसे को लगाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने में कार्य करते हो, जो कमी करते हो, इन प्रोजेक्ट में इन पैसे को क्या किया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी, हमारे आसपास के माहौल में एक पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। इस जमा राशि पे 5 लाख तक के बीमा भी होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रीन डिपॉजिट लॉन्च से इंडसइंड बैंक के जो सभी स्टेक होल्डर हैं उनके लिए एक वैल्यू बनाने के लिए प्रतिबद्धता का भी हिस्सा है एक तरीके से, और देश में जो सतत आर्थिक विकास को चलाने पर बचे हुए ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट्स दिया है इंडसइंड बैंक के बारे में। तो इंडसइंड बैंक जो है वो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में बैंड ए को सुरक्षित करने वाला भारत का एकमात्र देश है। तो ये एक फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पे, और वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसे प्रथम स्थान मिला है, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज ए है, तेलंगाना को मिला है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन को लागू करने में जो है प्रथम स्थान मिला है तेलंगाना को। और यहाँ पे देखा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन को लागू करने में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना को पहला स्थान मिला है। और वहीं अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो देखा जाए तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है और गुजरात को तीसरा स्थान मिला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन को लागू करने में, ठीक है। और वहीं अगर हम क्लस्टर की रैंकिंग में देखा जाए तो 295 समूहों में तेलंगाना का जो शहर है जिसका नाम है सांगरेड्डी के रेयालकल क्लस्टर और कामारेड्डी के जुक्कल क्लस्टर क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। और मिजोरम का जो आइजोल है, आइजोल के एबॉक क्लस्टर जो है उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए, क्लस्टर के आधार पे जो है वो भी तेलंगाना का जो क्लस्टर है सांगरेड्डी के रेयालकल क्लस्टर और साथ ही साथ कामारेड्डी के जुगल क्लस्टर, और तीसरे स्थान पे कौन है, मिजोरम में आइजोल के एबॉक क्लस्टर को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 जो क्वेश्चंस हैं आज के एमसीक्यू थे। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि इक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में कितने % की दर से बढ़ेगा, तो 9% की दर से, ठीक है, बढ़ेगा। वहीं देखते पुस्तक है जिसका नाम है डॉक्टर VL इंदिरा दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है, डॉक्टर VL इंदिरा दत्त ही हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दुगना स्वर्ण पदक किसने जीता है, यानी कि 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है, हरियाणा के नीतीश कुमार ने। तो ध्यान रखिएगा, चौथा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है। 2 स्वर्ण पदक किसने जीता, हरियाणा के नीतीश कुमार ने। वहीं नेक्स्ट है हमारे ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम है,
इनका कार्लोस पापोलियास, ठीक है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड रिसर्च के अनुसार देखा जाए भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस वर्ष बन जाएगी, 2031 में बन जाएगी, 31 तक, ठीक है। इन्होंने अनुमान लगाया, इसके पहले इन्होंने 2030 कहा था, अभी 2031 कर दिया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जो है भारत बनेगी, किसके अनुसार, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड रिसर्च के अनुसार। निशस्त्रीकरण पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है, अनुपम रे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सेबी ने म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया, किसे किया, आरती कृष्णन को किया। और वहीं नेक्स्ट है हमारा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का महानिदेशक संजय अरोड़ा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, संजय अरोड़ा को दिया गया है, जो कि इस समय महानिदेशक के किसके, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के अनुसार, प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता की सूची में प्रथम स्थान पे देखिए बेलारूस के राष्ट्रपति जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशे, जो है ये सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति की सूची में पहले स्थान पे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक एमडी जो है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, किसे, अतुल कुमार गोयल को किया गया, ठीक है। तो ये हमारे 10 फैक्ट्स अपडेट थे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि राज्य सरकार द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया रखा, जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम रखे जाने की योजना बनाई है। क्या नाम होगा, वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसे, दुर्गा शंकर मिश्र को किया गया है। और वहीं देखा जाए कि 100 वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का फैसला किसके द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। तो जितने भी वृक्ष जो हैं 100 साल से अधिक उनकी उम्र हो गई है तो उनको विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। गोरखपुर के पर्वतारोही हैं जिनका नाम है नीतीश सिंह, इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। कौन से ऊंचे पर्वत है, माउंट किलिमंजारो चोटी पे, ठीक है। कहाँ के थे ये, गोरखपुर के हैं ये, क्या नाम है, नीतीश सिंह। उत्तर प्रदेश में नया पुलिस के आतंकवाद निरोध दस्तक एटीएस का कमांडो सेंटर खुलेगा, कहाँ पे, देवबंद में खुलेगा। कौन से जिले में है, देवबंद, सहारनपुर जिले में, ठीक है। और आज आते हैं अब आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि हमने आपका जो हम लोगों ने लास्ट प्रश्न श्यामा प्रकाश मुखर्जी रुअर्बन मिशन के बारे में बात किया था, तो आप मुझे बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन किस वर्ष शुरुआत किया गया और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो आज मैंने आपसे 2 स्कीम के बारे में पूछा है, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था, आप मुझे आंसर करिए। बाकी इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर। आप एंजॉय करिए, अपने न्यू ईयर को एंजॉय करिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी साथ पे साथ कंटिन्यू करते रहिए और अच्छे से पढ़िए और नए जोश के साथ पढ़िए, ठीक है। और इस साल अच्छी न्यूज़ दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग सेलेक्ट होइए और यही मेरी विशेष है, बार बार यही कहती हूँ मैं। चलिए अब फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।